हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, दैट इज फाइंडिंग एन अल्टीमेट एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अल्टीमेट एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए, मैं आपके साथ ये डिस्कशन करता हूँ बिकॉज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बुल मार्केट्स के अंदर आके स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे जो डीमैट नंबर ऑफ जो डीमैट्स हैं इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं इस टाइम पे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ड्यूरिंग बुल मार्केट फेजेस आता है। सो व्हाट वी एज इन्वेस्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट काफ़ी सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी जो होते हैं, काफ़ी लोगों के पास एक कॉमन चीज़ मिसिंग है। एंड क्या वो कॉमन चीज़ है? दैट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 की एग्जिट स्ट्रैटेजी सीखेंगे थ्रू आउट द वीडियो। पर इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एग्जिट स्ट्रैटेजी की नीड क्यों है, व्हाई डू वी नीड एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे तो एक सिक्योरिटी एनालिसिस एक बुक है जो अगर हम बेंजामिन ग्रेम की बात करते हैं, उस द फाउंडिंग फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उस बुक के फर्स्ट पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी, मेनी शैल बी रिस्टोर्ड दैट नाउ आर फॉलन एंड मेनी शैल फॉल दैट आर नाउ इन ऑनर। वापस रिपीट करता हूँ, मेनी शैल बी रिस्टोर्ड दैट नाउ आर फॉलन एंड मेनी शैल फॉल दैट आर नाउ इन ऑनर। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इज दैट मार्केट्स आर साइक्लिकल। कुछ स्टॉक्स जो आज के हाई पे हैं वो कल के लूजर्स होंगे, एंड जो कुछ स्टॉक्स आज के लूजर्स हैं वो कल के विनर्स होंगे। जस्ट रिमेंबर दिस कि आज के विनर्स कैन बी टुमारोज लूजर्स एंड टुडेज लूजर्स कैन बी टुमारोज विनर्स। दैट इज द साइक्लिकलिटी ऑफ द मार्केट्स। तो सेम आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि पास्ट 20 to 25 ईयर्स में दिस इज अ सेइंग विच विल एक्सट्रीमली हेल्प यू टू रियलाइज दिस कि बुल मार्केट के अंदर ही सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं बिकॉज पीपल डोंट हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। लुक एट दीज साइकिल्स एंड लुक एट दीज केस स्टडीज। 1997 से लेकर 2001 तक TMT बबल था, दैट इज टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। IT सेक्टर बबल था, एंड IT सेक्टर बबल ऐसा था कि यहाँ पे मैं आपको इन्फोसिस और विप्रो का डेटा दिखाता हूँ। नाउ दिस इज अ डेटा, जो लोग मेरे को आर्ग्यूमेंट देते हैं कि यार पेग रेशियो देखनी चाहिए, पी रेशियो नहीं देखनी चाहिए, मैं भी इस फेवर में हूँ, पेग रेशियो देखना चाहिए, पी रेशियो नहीं देखना चाहिए। जस्ट टू गिव एन आइडिया, विप्रो का जो स्टॉक प्राइस है 1997 में विप्रो का जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 1 रुपी का होता था, वेराज 2000 के अंदर विप्रो का स्टॉक प्राइस 206 रुपीज था। सो नियरली अ माइंड बॉगलिंग रैली ऑफ 206 टाइम्स। Whereas विप्रो की जो पी रेशियो थी इट वेंट फ्रॉम 10 टाइम्स टू 422 टाइम्स। Whereas विप्रो की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है 2000 में 300 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2003 में 840 करोड़ का हुआ। तो माने पैट का ग्रोथ 35 to 40% केगर था। Whereas विप्रो का जो स्टॉक प्राइस है वो 206 रुपीज से गिर के 46 रुपीज का हो गया इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सिमिलर एग्जाम्पल इन्फोसिस का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इन्फोसिस का जो पी रेशियो है 19 टाइम्स से 1997 में पीक पे 206 टाइम्स गया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इन्फोसिस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू फ्रॉम 36 करोड़ टू 265 करोड़। फिर 2000 ईयर से 285 करोड़ से प्रॉफिट इन्फोसिस का ऑलमोस्ट 957 करोड़ हो गया, अ माइंड बॉगलिंग केगर ऑफ 40 to 45%। Whereas stock price of Infosys fell from 139 rupees to 63 rupees and P multiple derated from 206 times to 28 times। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मार्केट्स में वैल्यू ट्रैप्स होते हैं। वैल्यू ट्रैप्स क्या होते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है बट उसके अंदर ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली मार्केट के अंदर ग्रोथ ट्रैप्स होते हैं। ग्रोथ ट्रैप्स क्या होते हैं? जहाँ पे मल्टीपल बहुत तेजी से रीरेट हो गए, मल्टीपल ने अगले 4-5 साल की जो ग्रोथ है आज के मल्टीपल में बेक इन कर ली है। एंड अगर वो ग्रोथ नहीं आई तो पहली चीज़ तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। अगर ग्रोथ आ भी गई तो अगले 5 साल की ग्रोथ बेक इन हो चुकी है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ ट्रैप। तो वैल्यू ट्रैप का ऑपोजिट क्या है? ग्रोथ ट्रैप, विच चार्ली मंगर टीचेस अस इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट। तो ग्रोथ ट्रैप आज मार्केट के अंदर बहुत सारी जगह है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी ग्रोथ ट्रैप बन रखे हैं, एंड ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट साइकिल्स आनी चाहिए। सिमिलर एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ कि और पास्ट के अंदर क्या क्या हुआ है। 2003 to 2008 में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर PSU बैंक रैली। तो रियल एस्टेट इंडेक्स को देखते हैं तो आज तक, माने आज भी 2024 में अभी रियल एस्टेट इंडेक्स ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, बट 2024 में भी 2008 का जो पीक प्राइस है रियल एस्टेट इंडेक्स में आज तक नहीं आया। व्हाट डज दिस मीन? 16 ईयर गैप। तो जो लोग कहते हैं ना मल्टी डेकेडल स्टोरी है, वो एक्चुअली में मल्टी डेकेडल स्टोरी होती है क्योंकि मल्टी डेकेडल टॉप्स बनते हैं ऐसी स्टोरीज में। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं केस स्टडीज में, जब हम साइकिल्स की डिस्कशन कर रहे हैं।
तो बाद में अगर हम चेक करते हैं कि रियल एस्टेट इंफ्रा PSU बैंक्स के बाद 2009 to 12 में पावर सेक्टर और पावर फाइनेंशियर्स की साइकिल आई। देन 2014 to 17 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, होलसेल NBFCs और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की साइकिल आई। फिर 2017 to 19 में कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स की साइकिल आई। फिर 2020 to 2021 में केमिकल्स, डायग्नोस्टिक्स, IT सेक्टर और फार्मा की साइकिल आई। और 2022 से लेकर अभी तक रेलवेज, कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रा और डिफेंस की साइकिल चल रही है। तो what you have to understand कि exit framework is supremely important in these markets as there will be many abhimanyus by the end of this cycle and that is where an exit strategy becomes extremely important। मैं आपको और importance दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप विप्रो का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो जो 1999 में पीक लगा था वो 2020 के अंदर जाके क्रॉस हुआ। Similarly, what you have to realize, you don't have to drink what media feeds you because media क्या feed कर दिया है, be a long term investor। बट भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक वैल्यूएशन भी होती है देखने के लिए एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेज एनालिसिस, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। अनदर एग्जाम्पल कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर एग्जिट पॉइंटर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ लीथल कॉकटेल। क्या लीथल कॉकटेल क्या होती है? देयर आर 3 to 4 P's विच कंबाइन। पहला की पीक है दैट इज प्रॉफिट्स आर एट अ साइक्लिकल हाई। सेकेंड पीक क्या बनता है? दैट इज मार्जिन्स आर एट पीक। थर्ड पीक क्या बनता है? इज दैट द वैल्यूएशन मल्टीपल्स आर एट पीक। एंड फोर्थ पीक क्या बनता है? दैट द सेंटिमेंट्स आर एट पीक। अगेन वापस रिपीट कर दो, प्रॉफिट्स आर एट पीक, मार्जिन्स आर एट पीक, वैल्यूएशंस आर एट पीक एंड सेंटिमेंट्स आर एट पीक। सेम एग्जांपल 2021 में अल्काइल अमाइंस का, आई थिंक हमने एक वैल्यूएशन वीडियो भी बनाया था इस पर, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस करा था कि इतने मार्जिन्स इसके बिजनेस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। जस्ट लुक एट स्क्रीनर एंड जस्ट फोकस ऑन दिस कि इस बिजनेस के 10-year हाई मार्जिन्स थे, 10-year हाई मल्टीपल था, 10-year हाई सेंटिमेंट था, 10-year हाई वैल्यूएशंस थी, 10-year हाई प्रॉफिट्स थे। इसका मतलब क्या है कि दीज प्रॉफिट्स वर वन ऑफ एंड प्रमोटर्स ऑल्सो आफ्टर 15 to 20 years फर्स्ट टाइम स्टार्टेड सेलिंग द स्टॉक इन ओपन मार्केट। जैसे ही स्टेज 4 स्टार्ट हुआ वहाँ पे, तो हम स्टेज एनालिसिस सीखेंगे, तो मोमेंट स्टेज 4 स्टार्टेड अगेन इट वाज अ पीक एंड 2021 से लेकर अभी तक वो प्राइस वापस नहीं आया। आज भी पी मल्टीपल 50 to 60 टाइम्स के ऊपर चल रहा है। सेम एग्जाम्पल अगर हम और केस स्टडीज देखते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज की जो रैली थी, राइट, रिमेंबर कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो थे इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रेज मचा था। तो एनीवन कुड रिमेंबर IEX का जो एग्जांपल है कि IEX आज भी वहाँ से ऑलमोस्ट 64% का ड्रॉडाउन था IEX में, बिकॉज IEX ऑल्सो वेंट टू व्हाट P मल्टीपल 110 टाइम्स। 110 टाइम्स P मल्टीपल पे यू आर बेटिंग दैट द ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 years एंड आप 4-5 years डाउन द लाइन जाके आप एक सस्ते मल्टीपल पे ले रहे हैं। बट दीज आर एक्सीडेंट्स वेटिंग टू हैपन। तो अगर आप प्रोफेसर बख्शी के कभी इंटरव्यूज या फिर वीडियोस देखेंगे तो ये वाज दिस सेइंग दैट दीज आर एक्सीडेंट्स वेटिंग टू हैपन। Probabilistically, if you buy at a very high multiple, then what you need to make sure is that the growth rates are very high for a long period of time. But these are again growth traps because एक भी अगर स्पीड ब्रेकर आ गया उस ग्रोथ रेट पे, चाहे वो 1 या 2 साल का ही स्पीड ब्रेकर हो, तो अगेन इट कुड लीड टू परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। सेम एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ टाटा एलेक्सी का। तो टाटा एलेक्सी भी तो हमने इस चैनल पे वीडियो भी बनाई थी जब हमने रिवर्स DCF करा था। तो P मल्टीपल वेंट टू ऑलमोस्ट 110 to 115 टाइम्स। यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। सिमिलर स्टोरी is that from the peak to bottom it fell by 50%, and again like long term investing works when you respect multiples. It doesn't work when you think कि 100 P is justifiable for a period of time. Similar example यहाँ पे NCC का मैं आपको example दिखाना चाहता हूँ। Now again a standard disclaimer, this is not a buy or sell recommendation. So NCC was one of the businesses जो हमारे पास पहले अपने रिसर्च डेस्क में होता था, बट हम ये लोग सिर्फ केस स्टडीज के एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि NCC भी एक साइक्लिकल स्टॉक था कि 1999 से लेके अगर आप 2007 तक देखेंगे देयर वाज अ मैसिव रैली। तो सिंस 2007 से लेके 2020 तक देखेंगे तो 2007 या 8 का जो पीक प्राइस था वो 2020 to 2021 के अंदर क्रॉस हुआ। दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि मल्टी डेकेडल पीक्स लगते हैं साइक्लिकल स्टोरीज में, बिकॉज दीज साइकिल्स दे कम आफ्टर 10 to 15 years. You have to remember this, you have to write this down, because if you are in a lot of these sectors, you are already in a sweet position. अगर आपने अच्छा XIRR बनाया है, you are already in a very sweet position. But most of the times, investors end up giving away the XIRR because they don't have this exit strategy or exit framework in mind. Last example मैं आपको देता हूँ कि why exits are supremely important when it comes to markets. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चार्ट A है and ये चार्ट B है। दोनों चार्ट में से कौन सा चार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है? नेचुरली अगर आप रैशनल इन्वेस्टर आप कहेंगे चार्ट A बेटर है,
बट द आइडिया इज कि ये दोनों चार्ट्स एक ही कंपनी के हैं, दैट इज एडलवाइस बिटवीन 2014 टू 2017. तो यू हैव टू रिमेंबर कि थीम्स दे पीक आउट टुगेदर. जैसे केमिकल की थीम पीक्ड आउट टुगेदर इन 2021, फार्मा की थीम पीक्ड आउट टुगेदर इन 2021 एंड 2023 में इकट्ठे रिकवर करी. सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कि वेन एवर यू आर इन हॉट थीम्स यू हैव टू लुक एट कि अगर आपका एक स्टॉक अच्छा कर रहा है, सी दैट इज एन एपिक थिंग कि अगर आपने एक स्टॉक लिया उसमें बहुत पैसे बने, एंड एक्चुअली आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि पर्पज ही क्या है मार्केट्स का कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएशन करना. बट अगर आप एक बहुत हॉट थीम में जहाँ पे सारे स्टॉक्स की मल्टीपल 100 to 200 टाइम्स पी के चले गए, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द सेंस कि वेन एवर द सेक्टर ब्रेक्स डाउन टुगेदर देन इट कैन बी वेरी पेनफुल. बिकॉज आज हम एग्जिट्स की बात कर रहे हैं, आज हम एंट्री फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहे, आज हम एग्जिट फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे, दिस इज IIFL फाइनेंस, दिस इज एडलवाइस एंड दिस इज पिरामल एंटरप्राइजेस. तो 2017 में ऑल ऑफ देम पिक्ड आउट टुगेदर एंड 2017 से 2020 2021 तक ऑल ऑफ देम हैड अ ड्रॉडाउन विच वाज टुगेदर. Now this is why you have to realize is that markets move together, sectors move together. तो एक सेक्टर क्या है, अगर आप समझे एक ट्रेन है, राइट, तो ट्रेन में मल्टीपल कोचेज है. एक कोच सपोज करते हैं आज के टाइम में सपोज करते हैं कि अगर कोई सेक्टर अच्छा करे, सपोज डेटा सेंटर अच्छा करे, तो एक कोच टेक्नो इलेक्ट्रिक का है, एक कोच अनंतराज का है, एक कोच उसके अंदर स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है. तो ऐसी बहुत सारे कोचेज हैं और पूरी ट्रेन क्या है, डेटा सेंटर की. तो इसमें से जब 4-5 कोच खराब हो जाते हैं तो क्या होता है कि ट्रेन डीरेल हो सकती है. तो आपको यही चीज याद रखनी है कि जब भी आप सेक्टर्स को देख रहे हैं, सो यू हैव टू लुक एट देम एट अ लेंस कि आप टॉप डाउन इकट्ठे एक चीज को देख रहे हैं, राइट. अगर आप एक हाई मल्टीपल वाले सेक्टर में हैं, वहां पे अगर कुछ कोचेस डीरेल होने लग जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर कि क्या वो सेक्टोरल ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है एक बहुत हाई मल्टीपल्स पे. सो दिस इज एन आइडिया कि आपको एग्जिट फ्रेमवर्क के लिए दिस इज व्हाट वी डू इन दिस वीडियो, कि हमने पहले तो ये चीज सीखी कि व्हाई एग्जिट्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट वील डू that we'll go towards the topic ki what are the 10 key criteria to exit, because whenever you get caught in a hot stock in a hot theme and if you don't have an exit framework, then 50 60 70 80 even 90% drawdowns are a given. पुंज लॉयड के इन्वेस्टर्स सर्वाइव नहीं करे 07-08 के बाद, लैंको इंफ्राटेक के इन्वेस्टर्स सर्वाइव नहीं करे, 2014 to 2017 के बाद एडलवाइस वाले इन्वेस्टर्स सर्वाइव नहीं करे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 2021 के बाद काफी सारे केमिकल इन्वेस्टर्स नहीं सर्वाइव करे, जो दोज वर नॉट डाइवर्सिफाइड, या IT सेक्टर के इन्वेस्टर्स काफी सारे उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं करे, या फार्मा सेक्टर का जो पीछे ड्रॉ डाउन था काफी लोग वो नहीं देख पाए, राइट. सो दिस इज वाई हावर्ड मार्क्स की एक सेइंग है. व्हाट इज दैट सेइंग? सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग फ्रॉम हिज बुक मास्टरिंग द मार्केट साइकिल. So in this book he says कि never forget the 6 foot tall man who drowned crossing the river that was 5 feet deep on average. Basically what happens is that you have to respect valuations, and if you don't respect valuation then you will be like a 6 feet tall man who basically drowns in a river that was 5 feet had a 5 feet depth on an average. So this is why an exit framework is important. With this, we'll start learning the exit framework. If you're excited for it, do drop a hell yes in the comment section below. Yes, you're excited to learn an exit framework. But before I start the exit framework, there's also a book giveaway contest which we'll announce at the end of this session. And the book that we'll be giving away is Mastering the Market Cycle by Howard Marks. तो उसके लिए एक डिटेल्ड क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में से, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे पूछूंगा. With this, let's start with 10 key frameworks for exiting a stock or an industry. So what are the 10 reasons for exiting a stock or an industry? तो पहला framework for exiting a stock is valuation based exit. कि valuation ran too far ahead of the growth that the particular company or the industry offers. तो एक तो valuation based exit सीखेंगे with case studies. Second हम सीखेंगे expectation based exit. कि रिवर्स DCF करा और रिवर्स DCF में पता लगा कि बहुत मल्टी ईयर ग्रोथ आज के प्राइस के अंदर बेक इन हो गई है एंड एक्सपेक्टेशंस हैव रन टू फार अहेड. थर्ड इज टाइम स्टॉप लॉस. टाइम स्टॉप लॉस कहाँ पे हेल्प करता है? जैसे आपने किसी स्टॉक में पोजीशन ली हुई है एंड दैट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट कि अगर ये कोर्ट केस हो गया तो देन द स्टॉक कैन बिकम देन द स्टॉक कैन डू वेरी वेल, या फिर इस कंपनी का डीमर्जर हो गया तो देन द स्टॉक कैन डू वेरी वेल. तो टाइम स्टॉप लॉस ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम हैज वैल्यू.
तो टाइम स्टॉप लॉस कभी कई लोग 2 क्वार्टर का लगाते हैं, कई लोग 2 साल का लगाते हैं, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम होराइजन. देन डेडली पीस जो हमने सीखा, पीक वैल्यूएशन, पीक मार्जिन्स, पीक प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीक सेंटिमेंट, विच इज द डेडली पीस. फिर स्टेज एनालिसिस बेस्ड एग्जिट, जब स्टेज 4 के अंदर हम एक स्टॉक में एग्जिट ले रहे हैं. फिर 6th प्रोसेस ऑफ एग्जिट इज साइजिंग बेस्ड एग्जिट, कि आपने किसी स्टॉक में 8% डाला बट इट बिकम्स 30 to 35% ऑफ द पोर्टफोलियो. देन समटाइम्स लोगों को नींद नहीं आ पाती रात को, तो उस स्टॉक को जब कोई बेसिकली रीबैलेंस करता है, देन इट इज नोन एज द साइजिंग बेस्ड एग्जिट. 7th exit is based on opportunity cost. You found something better at a cheaper valuation and growing at a faster pace, which is known as opportunity cost based exit. 8th exit है relative strength based exit, कि the sector that you are in is showing poor relative strength, whereas the sector that you're looking at is showing higher relative strength. So this is also one of the reasons for exits. 9th basis for exit है मार्केट और द सेक्टर हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव. जैसे अगर आज इंडिया की स्टॉक मार्केट या निफ्टी 500 का पी या निफ्टी 50 का पी, अगर निफ्टी 50 का पी 25 to 27 टाइम्स पे आ जाता है, दैट इज नोन एज अ क्लासिक बबल, बिकॉज अर्निंग्स आर ऑल्सो एट द पीक, P is also at the peak, margins are also at the peak, and Indian story can also be at the medium term peak. That is, all deadly P's again will start showing up. Finally, SOIC LTI based tool, जो हम SOIC students को सिखाते हैं, and SOIC LTI based exit. So basically it's a tool that we have taught our students कि आप कैसे कुछ multiple technical and fundamental factors मिला के you can create a tool which can help you to objectively basically guide you to exits. So with this I'll introduce you to the SOIC membership. तो हम SOIC membership में क्या करते हैं कि लेवल 1 ऑफ SOIC membership में हम आपको ये सिखाते हैं कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, CAGR क्या होता है, XIRR क्या होता है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स को कैसे पिक करते हैं, और इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं. सेकंड लेवल में हम आपको ये सिखाते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लोज को कैसे पढ़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं, और रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं. थर्ड पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप में हम आपको सिखाते हैं कि एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे ढूंढे, एक कंपनी का वैल्यूएशंस कैसे ढूंढे. फोर्थ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप में हम आपको ये सिखाते हैं कि आप खुद से अपना एक एंट्री एंड एग्जिट का फ्रेमवर्क विद द एंटायर साइकोलॉजी कैसे आप 6 से 8 घंटे के अंदर इंडिपेंडेंटली खुद बना सकते हैं. फिफ्थ पार्ट के अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से. एंड सिक्स्थ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप में हम आपको डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस सिखाते हैं. एंड फाइनली इन SOIC मेंबरशिप वी ऑल्सो हैव कॉन्वर्सेशन विद सुपर इन्वेस्टर्स, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ और जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं हु हैव डन वेरी वेल इन देयर ओन इन्वेस्टिंग जर्नी, उनके साथ हम कॉन्वर्सेशंस करके वी लर्न दैट हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स. So all these 7 parts are part of one SOIC membership, and you can use the coupon code SOIC bonus 10 to get a limited time offer which will be valid for the next 3 days, and it is there in the description box below. इसके साथ also I would like you to know कि हम लोग एक हैदराबाद के अंदर on 28th of July SOIC ट्राइब मीट कर रहे हैं, जो एक SOIC का ऑफलाइन इवेंट है. Already I think 70 to 80% of the seats are sold out. But idea of these events is to meet you in person offline. And यहाँ पे हम क्या टॉपिक पे प्रेजेंट कर रहे हैं, that is when valuations matter, sectors which are extremely expensive, sectors which are ignored by the market, and how sectoral rotation works. So I will be presenting along with Mr. Himanshu Sharma, also known as the chartist, and this will be a session which will last for 5 to 6 hours, and it will be done on 28th of July at Westin Mindspace in Hyderabad. See you there in the event. Now coming back to the video, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन 10 reasons फॉर एग्जिटिंग अ स्टॉक पे हर एक लाइक फ्रेमवर्क पे हम लोग एक केस स्टडी सीखेंगे, एंड दिस विल गिव अस एन आइडिया कि कैसे हम इन फ्रेमवर्क को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट फोक्स, तो पहले फर्स्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी सीखते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस. Now, just before I start, a standard disclaimer, the purpose of this session is to just give you a lot of examples, and there is no buy or sell recommendation. These are just education examples in nature, and these are a lot of past case studies so that you can use these to apply in your own journey. तो वैल्यूएशन बेस्ड एग्जिट क्या होती है? तो यहाँ पे हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं कि वैल्यूएशन बेस्ड एग्जिट तब होती है जब एक कंपनी की पी बहुत ज़्यादा तेजी से रीरेट हो जाए और कंपनी की अर्निंग्स इतनी तेजी से ग्रो ना करे. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज पेग रेशियो. तो पेग रेशियो क्या होता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. दैट इज पी अपॉन ग्रोथ रेट्स. दैट इज पेग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो अपॉन ग्रोथ रेट्स. पी रेशियो अपॉन ग्रोथ रेट्स. सो व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स कंपनीज की जो पी रेशियोज होती हैं वो 100 टाइम्स पे चले जाती है, एंड जो बुल्स होते हैं कंपनी के क्या आर्ग्यू करते हैं कि ग्रोथ रेट भी 100% है, तो इसका मतलब PEG ऑफ 1 है.
बट इन सिनेरियोज में रिस्क क्या रहता है कि अगर ग्रोथ खत्म हो गई, राइट, अगर ग्रोथ खत्म होगी तो व्हाट हैपेंस देन, लाइक पी डीरेटिंग हो सकती है एंड लॉट ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस आर बेक्ड इनटू द स्टॉक. तो इसलिए हम वैल्यूएशन बेस्ड एग्जिट की बात करते हैं. तो किसी भी बिजनेस का अगर पेग रेशियो मोर देन 2.5 to 3 टाइम्स चल रहा है तो आपको एक बारी इंडिपेंडेंटली कंसिडर करना चाहिए कि क्या ये ग्रोथ रेट्स वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं नहीं करते. लेट मी जस्ट गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स ओवर है. तो यहाँ पे हम एवलॉन टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल देखते हैं. नाउ अगेन एज अ डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन द स्टॉक. सो अभी करंटली 127 का पी रेशियो है एंड जब लिस्ट हुआ था कंपनी तो लिस्ट होने से पहले आई थिंक ऑलमोस्ट 66 टाइम्स का पी रेशियो था. तो अर्निंग्स में डिस्ट्रक्शन हुआ है कंपनी की बेसिकली. अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो अर्निंग्स कंपनी की 67 करोड़ से आज 28 करोड़ की रह गई है, राइट. तो लास्ट 1-2 ईयर्स में अर्निंग्स हैव लाइक कोलैप्स्ड एंड द स्टॉक प्राइस हैज गॉन इन अ साइडवेज ट्रेंड आई थिंक आफ्टर बेसिकली फॉलिंग फ्रॉम 695 रुपीज. सिमिलर एग्जाम्पल दिवगी टॉक ट्रांसफर का एग्जाम्पल देखते हैं. तो अगेन वन ऑफ द बिजनेसेस विच हैज अ लॉट ऑफ मोट्स एज पीपल से, राइट. बट अगेन लेट्स लुक एट द पी रेशियो व्हेन द कंपनी लिस्टेड 70 टाइम्स. 70 टाइम्स पी रेशियो थी और कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी थी? तो अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी की -22% की है. लास्ट 2-3 ईयर्स में आप देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही कंपनी की. नाउ दिस इज ऑल्सो एन आइडिया कि यार वैल्यूएशंस वर बेकिंग इन टू मच पॉजिटिव्स. एक और कंपनी का एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आई भी फिर भी द स्टॉक प्राइस डिडंट गो एनीवेयर इज. तो ये कंपनी हमने एनालाइज भी कर दी यूट्यूब चैनल पे. हमने उस टाइम पे भी सोचा था कि वैल्यूएशन मल्टीपल बेक्स इन टू मेनी पॉजिटिव्स. सिमिलर एग्जांपल अगर आप देखते हैं जब ये कंपनी लिस्ट करी तो पी रेशियो 200 टाइम्स की थी. कुछ टाइम के लिए तो चलता है स्टॉक. उसके बाद क्या हुआ कि एज इन व्हेन द अर्निंग्स ऑल्सो केम, यू जस्ट लुक एट द लास्ट 3 ईयर पैट केगर, लाइक तो 29% पैट केगर हुआ. बट व्हाट हैपेंड इज दैट कि जो 199 टाइम्स की पी रेशियो थी that corrected to 77 times today, like 79.6 times today, right? So during this phase what happened entirely is that the stock went in a sideways trend after falling like 45 to 50% from the peak. So what you have to realize is that sometimes the P ratio runs too far ahead of the fundamentals of a company, and that is when we say कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी वेट करेगा फॉर फंडामेंटल्स टू कैच अप. कि कंपनी ने ज़्यादा खाना खा लिया है, उसकी मल्टीपल महंगी हो गई है, तो अब वहाँ पे डाइजेशन का पीरियड चलेगा. सेम एग्जांपल मैं आपको एशियन पेंट्स की केस स्टडी में देना चाहता हूँ. तो जस्ट टेक दिस एज अ रूल, थंब रूल. जब भी किसी कंपनी की पी रेशियो 60 टाइम्स के से ज़्यादा चले जाती है तो या तो अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी वेरी फिनोमिनल फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. बट अर्निंग्स ग्रोथ अगर फिनोमिनल नहीं है तो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी और अ प्रोबेबिलिटी दैट करेक्शन माइट हैपन और अ टाइम करेक्शन और अ प्राइस करेक्शन माइट हैपन. सेम एग्जांपल ऑफ एशियन पेंट्स. You just look at the P ratio at the peak of 21 Jan, it was 120 times. Since then, the P ratio has more than halved from 120 times to 51 times, whereas price of the stock has just gone in a sideways trend, even though earnings have been growing. Just to look at the case study, कि last 3 years में Asian Paints की earnings has grown at a CAGR of 20%, whereas the share price has done a -1% CAGR. तो ये हमें क्या बताते हैं कि यार एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बन गई, माने लोगों ने बेक इन कर दिया कि ये ग्रोथ आने ही वाली है. तो यहाँ पे वैल्यूएशन बेस्ड केस स्टडी क्या करते हैं कि आपको एग्जिट मल्टीपल्स पे ध्यान देना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एशियन पेंट्स का केस स्टडी करता हूँ. तो लेट्स अज्यूम कि अगर हम एशियन पेंट्स को 2021 के अंदर कोई स्टडी कर रहा था जब 3207 करोड़ का मार्केट कैप था. तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि हम एक एशियन पेंट्स का बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो बना के देखेंगे कि जब एशियन पेंट्स का 3207 करोड़ का मार्केट कैप था तब एशियन पेंट्स की जो ऑलमोस्ट मार्केट कैप थी आई थिंक एट द पीक वाज क्लोज टू 3,10,000 और 3,20,000 करोड़. तो हम लोग क्या करते हैं, बुल बेयर और बेस सिनेरियो बना के देखते हैं जिससे आपको एक आइडिया पता लगेगा कि कैसे आप भी एक वैल्यूएशन बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं. जस्ट ओवर हियर, तो व्हाट आई विल डू इज दैट एशियन पेंट्स का अगर 3200 करोड़ का मार्केट कैप था एंड एशियन पेंट्स की अगर 100 की पी थी तो 3,20,000 करोड़ का मार्केट कैप था ऑलमोस्ट. Now the 20% के अगर से प्रॉफिट्स ग्रो करें नेक्स्ट 3 ईयर्स में तो हमने सोचा 5500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो जाएगा. 5500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हो जाएंगे. This is the earnings. What was our assumption? 20% earnings figure, right? This is a past case study जो आप फ्यूचर में लगा सकते हैं. मैं आपको आइडियाज दूंगा कैसे कर सकते हैं. Now 5500 करोड़ के प्रॉफिट में अब आपको एग्जिट मल्टीपल्स लेने हैं. कैसे ले सकते हैं? बेयर केस एग्जिट 40p ले सकते हैं, बेस केस एग्जिट 50p ले सकते हैं, बुल केस एग्जिट 60p ले सकते हैं. जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं लाइफ में वो 50, 60 और 70 ले सकते थे. तो पहले हम 40x की पी देखते हैं. तो 40x की जब हम पी दे रहे थे 3 ईयर्स आउट तो मार्केट कैप आ रहा था 2.2 लाख करोड़ का, विच वॉज 3,20,000 करोड़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
50 की पी एग्जिट पे देते तो मार्केट कैप आता 2.75 लाख करोड़ का, जो उस टाइम पे 3,20,000 करोड़ का था। 60 की पी एग्जिट पे देते तो मार्केट कैप आता 3.3 लाख करोड़ का, जो उस टाइम पे 3.2 लाख करोड़ का था। तो माने पूरे इस सिनेरियो में, और 60 की पी हम एग्जिट पे मानने, विच इज अ वेरी अग्रेसिव मल्टीपल टू टेक, अगेन देयर वाज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नाउ जब हम 70 की पी देते तो 70 की पी पे क्या होता है, 70 की पी पे 5500 करोड़ पे ऑलमोस्ट आपका 3 आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट वुड हैव क्रॉस्ड समवेयर क्लोज टू, अगर हम यहाँ एक एस्टिमेट लगा के देखते हैं तो आई थिंक 3.85 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाता। तो अब हम सिंपली एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो हम करते हैं 70 इंटू 5.5, तो 3.85 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता, विच वॉज अगेन इम्प्लाइंग कि 10 to 12 like 20% टाइप अपसाइड है इन द बुलिश ऑफ द बुल केस सिनेरियो। सो इन दिस सिनेरियो यू नीडेड द पी मल्टीपल टू सस्टेन एट 100 times, तब जाके 5.5 लाख करोड़ मार्केट कैप बनता, विच वुड हैव इम्प्लाइड 20% CAGR। तो दिस इज हाउ अ बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड। तो अब हर एक कंपनी के लिए बुल बेयर और बेस सिनेरियो उस कंपनी के बारे में पढ़ने के बाद आप खुद इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का। सिमिलरली आज आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बुल बेयर बेस सिनेरियो है, आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन मेक अ सिमिलर वन फॉर कंपनी बाय द नेम ऑफ ज्योति CNC, राइट, जो आज 195 टाइम्स की अर्निंग्स पे है, राइट। काफ़ी बार ये कंपनीज 195 टाइम्स की अर्निंग्स पे क्यों चले जाती हैं, बिकॉज पोस्ट IPO इन कंपनीज में फ्लोट ज़्यादा नहीं रहता, राइट। अगर आप चेक करेंगे तो प्रमोटर हैज़ अनदर 15-16%, तो 9% बेयरली फ्लोट है इस कंपनी में। सिमिलर एग्जाम्पल अगर आप आज़ाद इंजीनियरिंग का लेते हैं तो आज 186 टाइम्स की अर्निंग्स पे है। तो यू रीड द कंपनी, देन यू क्रिएट अ बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो कि इस कंपनी का बुल सिनेरियो, बेयर सिनेरियो एंड बेस सिनेरियो कितना बनता है। बुल सिनेरियो में बुलिश मल्टीपल दीजिए जितना बुल सोच सकते हैं, राइट, अबव 100 PE बुलिश सोच रहे हैं तो अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट बेरिश सिनेरियो दीजिए एंड एक बेस सिनेरियो बना के देखिए। सेम एग्जाम्पल पास में डॉक्टर लाल पैथलैब्स का है, आज भी 67 के PE मल्टीपल पे है, बट पीक ऑफ द कोविड के बाद 108 टाइम्स पे गया था। अगेन सी, आई डोंट हैव एनी लाइक questions with people buying 100 PE plus companies, but remember कि these are real life businesses, accidents can happen. This is why smarter people look at margin of safety. This is specifically true for people who are doing 2, 3, 4 year investing, not for people who are doing 1, 2, 3 month investing. तो please remember this कि valuation based exit में ये चीज़ें important है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स went to 108 times PE multiple, and 108 times PE multiple के बाद भी if you look at the company's PAT growth, it slowed down to 7% in the last 3 years, whereas the PE multiple ended up derating from 100 times to almost 62 times. And during this entire phase, the stock price has severely corrected, and last 2 years में it is still in a sideways trend. Same example, HDFC Life Insurance, it was the most expensive life insurance company upon the price to embedded value basis. That was 3 years back, and the stock hasn't gone anywhere else, even though embedded value इस कंपनी की 20% CAGR पे ग्रो करी है। तो जब भी 60 PE के क्रॉस अब हो जाता है एक स्टॉक, तो वैल्यूएशन बेस्ड आपको बहुत केयरफुली असेस करना पड़ता है कि वेदर 80, 90 और 100% ग्रोथ विल कम और नॉट। सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ पिडिलाइट, तो लास्ट 3 years में देखते हैं तो पिडिलाइट हैज़ बीन sort of been in a sideways trend. If you just look at this, last 3 year CAGR has been 11%, whereas the profits I think for last 3 years was stagnant, and only this year it has grown because the like raw material prices have corrected. But similarly Berger Paints के केस में देखेंगे, Berger Paints at a point of time went to almost 151 times PE multiple. At the same time now the earnings have grown, but what has happened since then is that the net profitability, even though it has grown by 18% CAGR, but the stock price has done a minus 10% CAGR. So all these 60, 80, 100 or 150 PE companies, you need to analyze whether the earnings will grow exponentially or not. अगर अर्निंग्स 15-20% ही ग्रो कर रही है और पी रेशियो 100-150 चली गई है, तो दैट मीन्स कि आपको एक बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? आज के प्रॉफिट लेने चाहिए, उनको 15-20% से ग्रो करना चाहिए मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से। फिर 3 साल बाद जाके जो अर्निंग्स आएगी उस पर एक एग्जिट पी मल्टीपल देना है, जो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके देना पड़ेगा। आप एग्जिट पी कैसे दे सकते हैं? जैसे बर्जर पेंट के केस में आज पी हो गई 51 टाइम्स की, तो आप क्या कर सकते थे अगर आप पहले बना रहे होते? एग्जिट पी आप 62 टाइम्स की पी रेशो दे सकते थे बेस सिनेरियो में, 70 पीक सिनेरियो में, एंड 40 to 45 टाइम में एक बेयर सिनेरियो के अंदर आप बना के एक इसका बुल बेयर और बेस सिनेरियो बना सकते थे, जिसमें आपको CAGR कैलकुलेट करना था कि क्या इंडेक्स जो 12% देता है 12% से ज़्यादा बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको हम रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं।
राइट. सेम एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशन बेस्ड, राइट. तो एक बारी एक्सपेक्टेशन बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी देखते हैं. अभी आज मैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिकॉज डिक्सॉन का पी मल्टीपल 203 टाइम्स गया बिकॉज ऑफ विनिंग मोर स्मार्टफोन कॉन्ट्रैक्ट. स्मार्टफोन के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा. बट लुकिंग एट डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जस्ट लुक एट वन एस्पेक्ट इज दैट, जस्ट टू शो यू दिस, कि शेयर प्राइस हैज डन ऑलमोस्ट हाउ मच केगर इन लास्ट 1 or 2 years. तो स्पेसिफिकली अगर हम लास्ट 1 year में देखते हैं तो 194% ग्रोथ हैज बीन इन द शेयर प्राइस, जिसमें से P ratio has contributed to 102% CAGR, whereas EPS has contributed to 45% CAGR. So what is the meaning? Is that the majority of the returns that Dixon has given is purely because of PE re-rating, even though earnings have grown at a rate of 40-45%. Same example, last 4 years में CAGR देखते हैं तो 80% का है. EPS का CAGR 37% है, बट P रेशियो का CAGR 31% है. माने P रेशियो 31% के CAGR पे ग्रो करी है, एंड आज P रेशियो एक अनसस्टेनेबल 203 टाइम्स पे है. अज्यूमिंग दैट द EPS ग्रोथ रिमेन्स एट 50%, लेट्स टेक, तो आज डिक्सॉन 4 times पेग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेक्टेशन बेस्ड चेक. एंड डिक्सॉन के अंदर हम क्या करेंगे, रिवर्स DCF लगा के देखते हैं डिक्सॉन की अर्निंग्स पे. तो आज अर्निंग्स डिक्सॉन की 368 करोड़ के आसपास की है. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डिक्सॉन का जो जो पैट, थोड़ा अग्रेसिव होकर चल रहे हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिक्सॉन का, उसकी तरफ आते हैं. तो लेट मी जस्ट कम टू द पैट ऑफ डिक्सॉन. तो जस्ट ओवर हियर आई थिंक नेट प्रॉफिट ऑफ डिक्सॉन जो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं कंपनी का, तो दीज आर क्वार्टरली पैट्स. लेट मी जस्ट टेक आउट द डिक्सॉन नेट प्रॉफिट. तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के केस में नेट प्रॉफिट आज 375 करोड़ का है, राइट. तो लेट मी जस्ट गो टू तिजोरी फाइनेंस. एंड तिजोरी फाइनेंस में हम लोग क्या करते हैं, इज दैट कि हम लोग लाइक इन तिजोरी फाइनेंस 375 करोड़ का नेट प्रॉफिट डालते हैं कंपनी का. डिस्काउंट रेट लेते हैं कि हमें 12% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, और टर्मिनल वैल्यू एग्जिट लेते हैं 50 टाइम्स का, राइट. तो 50x की पी का एग्जिट मल्टीपल लेते हैं आफ्टर 5 years डाउन लाइन. तो इट इम्प्लाइज कि डिक्सॉन नीड्स टू ग्रो इट्स पैट कंटिन्यूसली एट 45% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर यू टू मेक 12% रिटर्न. सिमिलरली इफ यू हैव अ हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, अगर 15% रिटर्न चाहिए, तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हैज टू ग्रो इट्स पैट एट अ 49% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर यू टू मेक अ 15% रिटर्न. 20% डिस्काउंट रेट लेते हैं फॉर यू टू मेक अ 20% CAGR. डिक्सॉन हैज टू ग्रो इट्स इट्स अर्निंग्स एट अ रेट ऑफ 55.4% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years. नाउ how many companies have grown their PAT at 55 to 60% CAGR at a high base of 375 crores is a question worth asking. And accidentally, if there's any slowdown in the growth rates, then again expectations can readjust. तो आइडिया क्या है कि आपको ये देखना है कि सपोज समवन इज इन्वेस्टेड इन डिक्सॉन, तो आपको भी क्या क्वेश्चन पूछना है. सी आई एम नॉट अगेंस्ट डिक्सॉन, आई एम जस्ट स्टेटिंग दिस कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये 40 to 50% का EPS CAGR सस्टेन करेगा फॉर द नेक्स्ट 4-5 years और नॉट. If the answer is no, then you have to think about your position sizing independently, because expectation तो आज क्या कह रही है कि multiples have gone to 200p, तो ये 50-60% का CAGR सस्टेन करना चाहिए, तभी जाके इस मल्टीपल पे 15% CAGR या 12% का CAGR रिटर्न बनेगा. हमने ये सेम एक्सरसाइज आज से आई थिंक 2-3 साल पहले इस चैनल पे करी थी एक बिजनेस के लिए, बाय द नेम ऑफ टाटा एलेक्सी के लिए हमने करी थी. तो टाटा एलेक्सी का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो इट वॉज जस्ट एक्सपेक्टेशन बेस्ड चेक. तो टाटा एलेक्सी के केस में हैव द जस्ट ओवर हियर, हैव द अर्निंग्स ग्रोन सिंस देन? द आंसर इज अ रिसाउंडिंग येस. अर्निंग्स फिर भी 18% और CAGR पे ग्रो करी. अरे हमने 2021 में करा था. तो अर्निंग्स हैव ग्रोन एट 25-30% CAGR. 368 करोड़ का पैट 792 करोड़ हो गया. But at the same time, the P ratio for Tata Elxsi has gone from 110 times to almost 55 times. So our P ratio has halved for Tata Elxsi at the same time. Right? So it means that even though the PAT has grown, but the P ratio has readjusted. सेम हमने IEX पे ये चीज़ करी थी. तो IEX का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि IEX went to 101 times P ratio. Now see folks, you have to think about कि 101 times P ratio माने कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 101 years के लिए आप 101 years दे रहे हैं फॉर 1 crore ऑफ प्रॉफिट. दैट इज व्हाट P रेशियो मीन्स, राइट? कि हमने 101 को 1 crore से डिवाइड करा तो 101 आया. तो either the profits go rapidly or either the profits go rapidly, और या तो जो P multiple है that keeps increasing for the shareholder to make a return. Same example,
IEX का हमेशा पैट केगर 14 to 17% रहे, तो उस टाइम पे अगर 20% पैट केगर भी था और 100 टाइम्स की पी रेशियो थी तो 5 टाइम्स का बैग रेशियो था, राइट? तो माने PEG रेशियो, दैट फॉर 1 यूनिट ऑफ ग्रोथ हाउ मेनी यूनिट्स आर यू पेइंग? यू आर पेइंग एटलीस्ट 5 टाइम्स एट दैट टाइम. सो इट मीन्स पैरामोलिक हो गया था स्टॉक उस टाइम पे, एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड द एक्सपेक्टेशंस वर टू स्ट्रेच्ड, राइट? एंड देन उसके बाद लाइक मार्केट कपलिंग की न्यूज आ गई, इवन दो अर्निंग्स हैव नॉट डिक्लाइंड आफ्टर इन स्पाइट ऑफ दिस 1 year ऑफ हिट, एंड अभी भी 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, but still the like PE multiple for IEX has corrected and the stock went from 300 rupees to almost 122 rupees ka bottom. Now it is again coming back because the multiples have corrected and they are growing 25-30%. But idea to remember is कि you have to remember expectations और valuations are important aspects. राइट? तो हमने एक रिवर्स DCF बेस्ड चीज़ हमने सीखी है कि हमने वैल्यूएशन बेस्ड चीज़ सीखी. अब हम एक चीज़ सीखते हैं दैट इज टाइम स्टॉप लॉस बेस्ड. तो टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है? तो ये मैं आपके साथ केस स्टडी डिस्कस करता हूँ, देन वील गो फॉरवर्ड टू लाइक टेक्निकल्स बेस्ड एग्जिट्स कैसे होती है. तो व्हाट इज अ टाइम स्टॉप लॉस? सिंपल एग्जांपल है. सो समटाइम्स पीपल बाय स्टॉक्स बिकॉज ऑफ डीमर्जर्स, sometimes people buy stocks because of court cases being proven in favor of the company, and sometimes people are buying stock because of some special event happening in the company, some merger or something happening, special event or mergers, right? So these are some of the case studies, that some of the reasons why people buy stocks. Example लेते हैं. I think Indiabulls Real Estate is one of the examples for last 2-3 years. So Embassy Group उसको merge करने की ट्राई कर रहा था. NCLT में कोर्ट केस बहुत टाइम से फंसा हुआ था, एंड देन नाउ देव डिसाइडेड टू डू इट आउटसाइड. आई थिंक अभी शायद से कंपनी का कुछ एक्विजिशन करके कर रहे हैं, नेम भी चेंज हो रहा है. बट अगेन देयर वाज अ 3 year वेटिंग पीरियड जस्ट फॉर a case study, and उस टाइम पे रियल एस्टेट सेक्टर हैज डन एक्सट्रीमली वेल. So in a lot of these cases, when you're playing a special situation, चाहे आप demerger play कर रहे हैं, चाहे आप court cases play कर रहे हैं, चाहे आप special events play कर रहे हैं, so whenever you think that it is taking a lot of time, you can introduce this concept of time stop loss. Time stop loss. So जैसे मेरे केस में, I can't name the company, but just discussing, there is a glass packaging company which is acquiring a smaller company and it will have 40-45% market share. तो व्हाट आई हैव डन इज दैट कि वो कोर्ट केस अक्टूबर 23 से अभी तक प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करा हमने, टाइम स्टॉप लॉस लगा दिया अगले 2 क्वार्टर का, कि अगर ये 2 क्वार्टर के अंदर पूरा हो गया तो इट विल वेल एंड गुड, नहीं पूरा हुआ तो आई विल थिंक ऑफ एन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टॉप लॉस. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टॉप लॉस is that ki whenever you think that things are going against you, or whenever you think there is a special event, if that event happens only then you make money. So you can introduce this concept of time stop loss. तो यहाँ पे 4 आप यूज कर सकते हैं. एक आप 2 क्वार्टर का टाइम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, दैट इज क्लोज टू 180 days. अब 4 क्वार्टर का टाइम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, and maximum you can use 6 quarter का time stop loss, but I don't go more than 2 quarters or 4 quarters, right? So I don't give a company more than 180 to 365 days whenever I have to use a time stop loss. Also to be careful is that कि when in doubt sell half. When in doubt, write this down somewhere. When in doubt sell half. जब भी आप एक कंपनी के साथ डाउट में, आप आधी क्वांटिटी बेच दीजिए, बिकॉज अगर आप बहुत डाउट में तो पहली चीज आपका पूरे दिमाग उसी पोजीशन पे चलते रहेगा, एंड यू वोंट बी एबल टू गिव योर माइंड शेयर टू अदर पोजीशंस. सो व्हेन इन डाउट सेल हाफ. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग दैट व्हेन इन डाउट सेल हाफ. कभी भी बहुत एक्स्ट्रा डाउट में आ जाए किसी कंपनी पे, सेल हाफ, राइट? सो दीज आर द फर्स्ट 3 की एग्जिट स्ट्रेटेजीज दैट वी लर्न. इसके बाद हम एग्जिट स्ट्रेटेजीज पे चलते हैं, दैट इज ऑन डेडली पीस, स्टेज एनालिसिस एंड साइजिंग बेस्ड. तो हम डेडली पीस पे चलेंगे, स्टेज एनालिसिस पे चलेंगे, एंड साइजिंग बेस्ड एग्जिट स्ट्रेटेजीज पे चलेंगे, एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिटेल इनसाइट की एग्जिट्स करी कैसे जाती हैं. विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब हम चलते हैं ऑन द अदर रीजंस फॉर एग्जिट विच इज लिंक टू स्टेज एनालिसिस. स्टेज एनालिसिस के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि और भी रीजंस हो जो एग्जिट होते हैं, दैट इज साइजिंग बेस्ड एंड डेडली पीस. दीज आर द 3 more रीजंस फॉर एग्जिट. तो पहले हम स्टेज एनालिसिस की बात करते हैं, एंड स्टेज एनालिसिस में हम लोग एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस बेक्ड इनटू अ स्टॉक. जस्ट ओवर हियर यूजुअली स्टॉक के पैटर्न्स कैसे होते हैं, इट्स समथिंग लाइक दिस. लाइक दिस इज अ स्टॉक विच इज इन द वैल्यू जोन, दिस इज अ स्टॉक विच एंटर्स लाइक मोमेंटम जोन, दिस इज अ स्टॉक विच इज एट पीक मोमेंटम. फिर पीक मोमेंटम के बाद अर्निंग्स खराब हो जाती है, देन अ ड्रॉ डाउन कम्स. तो स्टेज 1 क्या होता है, चीप बट नो ग्रोथ. जैसे अगर आज हमें कुछ लार्ज कैप बैंक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो काफ़ी सारे लार्ज कैप बैंक्स स्टेज 1 के लिए चल रहे हैं बिकॉज उनके निम कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं,
डिपॉजिट ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से अर्निंग्स ग्रोथ में प्रॉब्लम है। तो आज काफ़ी सारे यहाँ पे चल रहे हैं, इवन दो वैल्यूएशन सस्ती है पर करेंटली देयर इज नो ग्रोथ। अर्ली स्टेज 2 क्या होता है? अर्ली सिग्नल्स ऑफ ग्रोथ, माने कि कंपनी के अंदर ग्रोथ रिज्यूम कर रही है या ग्रोथ की वापस रिकवरी हो रही है। देखिए आपको क्या याद रखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी की साइकिल्स होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हर एक इंडस्ट्री की साइक्लिकल होती है। आज जो लोग ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स फॉर 18 years was cyclical, but now all of a sudden people think they are structural stories. What you have to remember is that all these businesses go through these phases. Nothing against a particular business or an industry, but you have to identify where we are at right now. फिर स्टेज 2 क्या होता है? अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, द वैल्यूएशन इज नॉट चीप एनी मोर। बेसिकली दिस इज द स्टेज 2। इसको मार्कअप फेज भी कहते हैं कि इट्स अ मार्कअप फेज। स्टेज 3 क्या होता है? फुल ब्लोन अर्निंग्स एंड फुल ब्लोन वैल्यूएशन। यहाँ पे स्टेज 3 के आसपास तैयारी हो जाती है स्टेज 3 की। पीक स्टेज 3 क्या होता है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स के डिक्लाइन होता है, ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है, बट वैल्यूएशन फिर भी फुल ब्लोन रहती है। फिर अर्निंग्स की करेक्शन होती है और प्राइस की करेक्शन होती है, एंड वापस एंड ऑफ स्टेज 4 कब होता है? जब प्राइस ऐसे गिर के वापस नीचे आ जाए। तो जो भी स्टेज एनालिसिस है, ये एक मार्केट की साइकोलॉजी है। आपको ये समझ के चलना है कि स्टेज एनालिसिस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। एंड स्टेज एनालिसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। कई लोग 40 वीकली EMA यूज करते हैं, बट हम लोग 30 वीकली EMA यूज करते हैं फॉर बेटर एंड अर्ली सिग्नल्स, राइट। तो स्टेज एनालिसिस को यूजुअली हम मिक्स कर सकते हैं विद द डेडली पीस। डेडली पीस क्या होते हैं? पीक मार्जिन्स, पीक PE, पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक सेंटिमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल केस स्टडीज दूंगा। अगेन केस स्टडीज देने का ये मतलब नहीं है कि वी आर लुकिंग एट एनी रिकमेंडेशन और समथिंग। केस स्टडीज का प्योर पर्पस है कि आई कैन टीच यू दैट हाउ यू कैन अप्लाई स्टेज एनालिसिस एंड deadly P's in your own investing journey, and it is purely meant to teach you how to do this so that you can use this entire framework and आप अपनी खुद की जर्नी में लगा पाए। तो ये हम पास्ट की केस स्टडी लेते हैं एल्काइल अमाइंस की, और हम बहुत सारी केस स्टडीज देखेंगे। तो एल्काइल अमाइंस के अंदर तो पहले हम डेडली पीस देखते हैं, क्या डेडली पीस बने थे। तो यहाँ पे हम पहले पी रेशियो देखते हैं। तो एल्काइल अमाइंस का जो पी रेशियो था नॉर्मलाइज अर्निंग्स पे 75 टाइम्स की पी रेशियो हो गई। फिर हम देखेंगे पीक प्रॉफिटेबिलिटी। तो एल्काइल अमाइंस का 300 करोड़ का पैट था 2021 के अंदर, एंड वहाँ पे पी रेशियो 75 टाइम्स की चल रही थी। आज भी पी रेशियो 72 टाइम्स की है। क्या कोई मेरे को बता सकता है आज भी पी रेशियो 72 टाइम्स की क्यों है, इवन दो स्टॉक 4300 से गिर के 2000 आ गए? सिंपल रीज़न है क्योंकि अर्निंग्स कोलैप्स हो गई हैं, जो 295 करोड़ की है 149 करोड़ आ गए हैं। तो यहाँ पे पीक मार्जिन्स क्या आते हैं? तो यहाँ पे आपको स्टोरी समझनी होती है बिजनेस की। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए मैं नहीं बता सकता कि काफ़ी बारी बिजनेस के जो पीक मार्जिन्स होते हैं कब तक लास्ट करेंगे, बट एज एन इन्वेस्टर स्टेज एनालिसिस यूज़ करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। Just for an idea over here, these are the operating margins of alkyl amines over the last 15 to 17 years. It was always between 19 to 20%. Then बीच में it went to 38% because acetonitrile नाम का एक केमिकल है जिसकी शॉर्टेज हो गई थी, जिसका रुपीज़ पर किलो जो था 140 to 150 से 300 रुपीज़ पर किलो पे प्राइसिंग हो गई। तो जब ऐसी शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज से क्या हुआ? प्राइसिंग went through the roof. And margins of the company went to 35% or 38%. This was a time when PE ratio was high. This was a time when sentiment for chemicals was the highest. This was a time when profitability was the highest. And this was also a time where the margins were also at the highest. These are the 4 P's of deadly zone. But sometimes investors जो नहीं देख पाते fundamentals को, आप और क्या देख सकते हैं, which is known as stage analysis. तो आप वीकली चार्ट्स पे आ सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, एंड ट्रेडिंग व्यू पे वीकली चार्ट्स पे आके आप 30 वीकली EMA लगा सकते हैं। मैं आपके साथ एक बार ही लगा के दिखाता हूँ आपको। यू कैन जस्ट सर्च फॉर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एंड यहाँ पे हम पहले वाली मूविंग एवरेज को बंद करते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको इनपुट्स में आके 30 लिखते हैं। 30 के बाद हम क्या करते हैं कि हम जो लाइन है इसको डार्कन करते हैं, एंड लेट मी जस्ट ओके दिस। So basically the moment, just to give you an example, कि यहाँ से 30 weekly EMA just post 2020 in March, that is at a price of 570, went upwards and started shipping upwards with very high volumes. But just over here, the 30 weekly EMA, the chart broke comprehensively. Another one of the ways to do this was कि अगर आपको लगता है कि suppose someone was riding this and someone thought कि यार multiples high है, margins भी highest चल रहे हैं, तो आप 21 weekly EMA पे भी आ सकते थे. It would have given you an early exit signal. Similarly, कभी कभी क्या होता है, which is very important to understand,
इज दैट इन समटाइम्स इन स्टॉक्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि आप डेली चार्ट्स पे आके क्या चीज़ देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पीक ग्रोथ हो जाती है स्टॉक्स की, तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं कि आप एक 150 EMA लगा सकते हैं, 150 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं. एंड व्हाट यू हैव टू रियलाइज is that when the distance between the 150 EMA and the stock price crosses 100% or 80% का मार्क है, that means कि parabolic trend line बनी है and it has become parabolic and the trend line accelerates. So यहाँ पे हम देखते हैं 162 रुपीज़ का जो प्राइस था उस टाइम पे 300 का पीक था, तो ऑलमोस्ट 95% का डिफरेंस था. तो इट जस्ट शोज अ ट्रेंड की बहुत ज़्यादा एलिवेशन हो गई है, इट हैज़ गॉन पैराबॉलिक, राइट. तो अगर कोई चीज़ ऐसे लाइक उस टाइम पे ऐसे पैराबॉलिक हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज दैट कि पैराबॉलिक वाले ट्रेंड में देयर इज अ लॉट ऑफ पीक मोमेंटम दैट इज एंटर्ड. एंड अगर वहाँ पे कोई ऐसा वॉल्यूम लो ऑफ आता है, जैसे आप यहाँ चेक करेंगे कि बहुत हाई वॉल्यूम सेलिंग हुई थी IEX में 317 रुपीज़ पे, तो इट जस्ट गिव्स यू अ सिग्नल दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. इट मीन्स कि स्टॉक का हो सकता है शायद से पीक लग गया हो. तो आज बहुत सारे आप EMS बिजनेसेस के अंदर लाइक दिस डिफरेंस को ट्रैक कर सकते हैं. बहुत सारी कुछ डिफेंस कंपनीज में देख सकते हैं जहाँ पे 170-180 टाइम्स मल्टीपल हो गए. बट आइडिया टू आइडेंटिफाई इज दैट इफ यू आर फाइंडिंग दीज ट्रेंड्स ऑफ पीक ऑर्डर बुक और पीक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, इफ यू थिंक कि वो ग्रोथ कंटिन्यू नहीं करेगी, तो अगर आप ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक सिंपल चीज़ करनी चाहिए कि आप वीकली चार्ट्स पे आके आपको क्या करना चाहिए कि आपको वीकली चार्ट्स पे आके 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए फॉर अर्ली एग्जिट सिग्नल्स, बिकॉज दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड हार्ड वर्क. बिकॉज what is important here is that कि 10 weekly EMA जब break होती है on a stock where the distance between 150 daily exponential moving average and the stock price is more than 80% and वहाँ पे valuations are high and ये deadly P's भी बन रहे हैं, तो वहाँ पे drawdowns can be equally swift and fast. So you have to assure कि आप 10 weekly EMA उस केस पे यूज़ करें. That will give you a better exit signal versus 30 weekly EMA और 21 weekly EMA. तो स्टेज एनालिसिस का मतलब क्या है कि पहले वैल्यूएशन सस्ती है, ग्रोथ नहीं है, फिर ग्रोथ आ रही है, वैल्यूएशन भी सस्ती है, फिर ग्रोथ ज़्यादा होगी, वैल्यूएशन महंगी, फिर ग्रोथ कम उतनी है पर वैल्यूएशन महंगी होगी, फिर ग्रोथ खत्म होगी और वैल्यूएशन महंगी हो गई है. फिर क्या होता है कि लाइक वैल्यूएशन कोलैप्स करती है, ग्रोथ भी कोलैप्स करती है, एंड फिर फाइनली जाती है स्टॉक प्राइस फिर कोलैप्स कर जाता है. सेम एग्जाम्पल मैं आपको सीक्वेंट में देखता हूँ. सिमिलर केस स्टडी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, राइट. तो आप यहाँ चेक करेंगे स्टेज 4, तो इट विल शो यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे स्टेज 4 स्टार्ट हो गया था एट अ प्राइस ऑफ 260 व्हेन इट बीच्ड. सिमिलर एग्जाम्पल आप सिरमा SGS में देख सकते हैं, विच इज अगेन एन EMS स्टोरी. एंड यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे, दैट इज सी अगेन जस्ट टू कंबाइन 10 वीकली EMA विद 30 वीकली EMA. तो अगर कोई 10 वीकली EMA और 30 वीकली EMA यूज कर रहा है, तो 10 वीकली EMA गिव्स अ फास्टर एग्जिट, बट समटाइम्स इट ऑल्सो डजंट लेट यू राइट द गेन्स. बट इफ समवन इज कॉशियस ऑफ वेरी हाई वैल्यूएशंस, अगर आप फंडामेंटल्स मिक्स करें, देन 10 वीकली EMA माइट हेल्प यू. बट इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग फंडामेंटल व्यू, देन यू शुड यूज 30 वीकली EMA, राइट. बट अगेन 10 वीकली EMA और 30 वीकली EMA का हमने यूसेज करा. सिमिलर केस स्टडी Edelweiss के केस में आप यहाँ चेक कर सकते हैं. दिस इज 30 वीकली EMA, राइट. स्टार्टेड शेपिंग अपवर्ड्स पोस्ट 2016 फ्रॉम हियर, then it went till here and then it started collapsing, right. So 30 weekly EMA served as your exit trigger. There was like literally बीच में one exit थी, then again re-entry थी, right. So almost there was for 2.5 to 3 years there was only one exit system and one entry system. But idea to these stock names are commodities. Idea is to teach you कि आप stage analysis को कैसे use कर सकते हैं, right. Similarly Gland Pharma का example देखते हैं. तो Gland Pharma के केस में आप देखेंगे, because this was a newly listed IPO, तो हम यहाँ पे 10 weekly EMA भी यूज़ कर सकते हैं to get a better idea. Just over here, markup and markdown. This low is higher than this low. This high is lower than this high. This high is lower than the previous high. This high is lower than the previous high. So the stock was forming higher lows, right? And now the stock reversed from here. This was a reversal sign, and currently this seems it's in stage 1. So stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 drawdown, right? Similarly, अगर हम ये same case study Laurus Labs के केस में लगाते हैं, and यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 30 weekly EMA लगा के चलते हैं, right. So just over here 30 weekly EMA. So this was the stage 1, right, from where it like came out of the stage 1, right. This was the stage 2 on very high volumes, stage 2 markup, and this was the stage 3 and finally stage 4. This was the stage 3 and finally stage 4 started over there,
right? So 30 weekly EMA serves as a very potent tool, right? Then stage 4 went to a very drastic levels, and it just seems it is under a stage 1 or a stage 2 formation at the moment, right? So this is one of the purpose, this is one of the exit pointers or exit systems that you can use independently in your own journey. That is stage analysis combined with the deadly P's analysis. Deadly P's का analysis कैसे करना है कि आपको एक सिंपल चीज़ देखनी है कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्जिन्स जो कंपनी के हैं, जैसे हम एस्टेक लाइफ साइंसेज में देखते हैं, तो एस्टेक लाइफ साइंसेज में 23% मार्जिन चला गया था, विच वॉज मच हायर देन द लास्ट 5-6 ईयर मार्जिन, एंड देन इट कोलैप्स्ड, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक पैट, पीक मल्टीपल एंड पीक सेंटिमेंट, राइट? सिमिलरली आज बहुत सारी ऑर्डर बुक स्टोरीज में क्या पीक ऑर्डर बुक्स हैं, तो ऑर्डर बुक्स को कंटिन्यू करना जरूरी है। चाहे अब जैसे मैं क्या ट्रैक करूंगा, सपोज इफ समवन इज देयर इन अ डिफेंस इंडस्ट्री, तो डिफेंस सेक्टर में क्या बात हो रही है कि 1.75 लाख करोड़ की प्रोडक्शन होनी चाहिए डिफेंस की, जो इस साल 1.27 लाख करोड़ की है, विच इंप्लाइज दैट द ग्रोथ रेट्स इन द प्रोडक्शन शुड बी क्लोज टू, आई थिंक इट शुड बी क्लोज टू 30% 30 to 35%. If you think that the industry is growing at 30-35%, so it means the order book will also grow, right? तो वहाँ पे अभी लगता है कि ग्रोथ पीक आउट नहीं करी, बट यू विल हैव टू कीप असेसिंग द साइंस कि व्हेन द ग्रोथ इज स्पीकिंग आउट और द ग्रोथ रेट्स आर स्लोइंग, राइट? तो तब हम कहेंगे इस कंपनी में पीक पैट बन गया, और फिर हम अपना 30 वीकली EMA 10 वीकली EMA पे ले आएंगे. If this is helping you, just drop a hell yes in the comment section below. Now, one of the other exit based strategies is that of sizing based, right? So actually मैंने बोर्ड पे अपने नोट्स लिखे हैं, तो दिस इज आई एम रेफरिंग टू इट अगेन एंड अगेन. सो इट्स अ साइजिंग बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी. तो हम साइजिंग बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, नाउ दिस इज मोर ऑफ अ रीबैलेंसिंग बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी कि एट कॉस्ट प्राइस आई बॉट अ स्टॉक एट 8% एलोकेशन. ऐसा होता ही है बहुत सारे बिजनेसेस में, चाहे किसी के साथ किसी सेक्टर में हो, किसी का म्यूजिक सेक्टर में हो, किसी का केमिकल सेक्टर में हो, किसी का EMS सेक्टर में हो, किसी का सोलर पंप सेक्टर में हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. But that 8% becomes 30% of your allocation at current market prices. So at this point of time, what you have to realize is that अगर आपका 30% of market valuation पे, अगर आपका of your current portfolio valuation पे एक stock price पहुंच गया है, सो अगेन एंड इफ द अगेन वो डेडली पीस भी बन रहा है, स्टेज 4 फॉर्मेशन हो रही है, तो साइजिंग बेस्ड में यू कैन जस्ट कीप रिड्यूसिंग द साइजिंग. जैसे अगर 30% हुआ तो 10% सेल कर दिया, फिर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो 20% का फिर 10% सेल कर दिया, फिर अगर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो 4% और सेल कर दिया. बट दिस रीबैलेंसिंग इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स कैन डू आफ्टर दे हैव मेड बिग विनर्स, बिकॉज रीबैलेंसिंग टू ब्रिंग डाउन द साइज can help you to basically digest the gains. And secondly, अगर valuation multiples have gone through the roof and you're seeing any stage for formation happening, but you still want to give the company a longer rope, then still rebalancing will help you to book the gains at the right time. This is also one of the exit strategies that you can learn. तो इसके बाद हम और एग्जिट स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं, जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, SOIC LTI सीखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एंड मार्केट स्ट्रक्चर की एक्सपेंसिवनेस का भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे, सेक्टोरल एक्सपेंसिवनेस का भी बात करेंगे. विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स कम टू मोर रीजंस फॉर सेलिंग. एक रीजन फॉर सेलिंग होता है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग नेम वर्सेज रिलेटिवली वीकर नेम. जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो एक HDFC बैंक है, एंड HDFC बैंक अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, जस्ट लेट मी टेक एन एग्जांपल. जैसे अभी HDFC बैंक है, एंड HDFC बैंक के कंपैरिजन में एक एक्सिस बैंक है, राइट? एक HDFC बैंक है और एक एक्सिस बैंक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन चेक द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सिस बैंक इन कंपैरिजन टू HDFC बैंक, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ बोथ द बैंक्स आर सिमिलर इन नेचर एंड ROE इज ऑल्सो सिमिलर. आई थिंक ROE तो शायद से एक्सिस बैंक की ज़्यादा है. तो यहाँ पे हम क्या एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक के नाम से, राइट? एंड व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन अप्लाई दिस. तो जो भारत ट्रेडर जी हैं, इनके साथ हमने एक मिलके कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक एक इंडिकेटर बनाया है. तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक खोलते हैं, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक में व्हाट वील डू इज दैट हम वीकली चार्ट्स पे आके 13 रखेंगे एज द लेंथ, एंड व्हाट वील डू इज दैट कि हम कंपैरिजन में कर देंगे HDFC बैंक. जस्ट अ सेकेंड, ये NYSE वाला खुल गया, HDFC बैंक NSE. ऑलराइट, ओके करते हैं, राइट? तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो जस्ट ओवर हियर इज दैट रिलेटिवली एक्सिस बैंक हैज बीन आउट परफॉर्मिंग HDFC Bank. That is in this particular month, just for an example. And over like last 1 year also, the green ratio has been much higher for Axis Bank versus HDFC Bank, relatively speaking. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम HDFC बैंक का चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू चेक
कि दोनों के कंपैरिजन में हमें अगर देखना हो तो जस्ट अ सेकेंड अगेन लाइक जस्ट आई कैन ऐड HDFC बैंक, राइट, जस्ट ओवर हियर NSE स्टॉक, ऑल राइट फोक्स, आई विल जस्ट मेक द चार्ट मच क्लीनर। हम लोग 30 वीकली EMA और ये सब बंद कर देते हैं, ऑल राइट। Now this is the chart of Axis Bank in comparison to Axis in HDFC Bank versus Axis Bank, right? And relatively, Axis Bank has been doing better, right, for the last 1 year in itself. अगर हम यहाँ पे check करें, just a second, folks. तो अगर हम last 1 year में check करेंगे, so Axis Bank has been doing much better versus HDFC Bank. This will just give you an idea. So same sector, similar stocks, similar ROE, ROA, but one stock is doing better because maybe it doesn't have the issue which the other stock has. So this is known as the concept of relative strength. अभी relative strength का concept हम लोग क्या कर सकते हैं, हम रेशियो चार्ट्स में भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट लेते हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट टेक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स खोलते हैं एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का हम कंपैरिजन करते हैं PSU प्राइवेट बैंक इंडेक्स के साथ। Let me just do this and हम यहाँ पे करते हैं PSU like Nifty PSU Bank Index and let me just press an OK. Now again यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग 30 वीकली EMA लगा सकते हैं, 10 वीकली EMA भी लगा सकते हैं, just to get a better idea. Just a second, ये लोग हमने V stop लगा दिया, यहाँ पे हम 30 वीकली EMA लगा के देख सकते हैं। So this ratio, it will give you an idea, is that this ratio of Nifty private banks upon Nifty PSU banks has been falling. Basically, what is happening is that कि अगर numerator 100 है और denominator 100 है, तो what is happening is that the denominator is increasing. Basically, PSU bank index का like जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है और प्राइवेट बैंक इंडेक्स का प्राइस घट रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ रिलेशन, राइट। तो अगर ये 30 वीकली EMA के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली चले जाता है, so it will signal a reversal in trend, right? So it will signal a reversal in trend. जैसा ऐसा आज से बहुत साल पहले भी हुआ था, right? Let me give you an example, right? तो यहाँ पे आप देखेंगे 2008 में basically it started falling between 08 to 09. Then 2011 में the outperformance of private banks started, and since 2011 it lasted till the peak of 2020. And since 2020 they have started underperforming PSU banks, and it has been 2024 they are underperforming, right? So this is also one of the ways that you can use relative strength to your advantage. आप बहुत across the sectors में कर सकते हैं। अब निफ्टी IT अपॉन निफ्टी कर सकते हैं, निफ्टी फार्मा अपॉन निफ्टी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी फार्मा का। निफ्टी फार्मा में रिसेंटली लाइक इट हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड लेट मी जस्ट ओपन अपॉन निफ्टी, राइट। तो जैसे हम अपॉन निफ्टी करते हैं तो यू विल सी इज दैट कि दिस रेशियो वाज फॉलिंग, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन इट हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, राइट। तो अब ये चेक करेंगे इट हैज स्टार्टेड डूइंग वेल even though this ratio fell continuously from 2015 till 2020. The COVID-led bull run आई, फिर pharma has been one of the sectors in the last 1 year, right? So this gives you an idea about relative strength, right? So these ratio charts are about that, right? Then अब हमने बाकी भी वे देखा relative strength लगाने का। फिर और reasons for selling could be opportunity cost based selling. Opportunity cost क्या होती है कि आपके पास एक स्टॉक है विच हैज़ गॉन टू सपोज 120 p, बट यू फाउंड अनदर स्टॉक विच इज़ डूइंग वेल, जो स्टेज 2 के अंदर है, चीप भी है और 20 to 25 p पे है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहते हैं कि आपका पैसा जहाँ लगा हुआ है वहाँ से आप थोड़ा सा पैसा निकाल के जो दूसरा स्टॉक है वहाँ पे आप लगाएं। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड सेलिंग। एक और बेस्ड सेलिंग क्या होती है, नाउ दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे ऑडिटर फेल्स, दिस इज वन ऑफ द कंपनीज, राइट। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स कीप आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन दिस कंपनी, आई डोंट नो व्हाई, but again this is one of the companies where the auditor failed to file a report, and then there are multiple cases of bad news in the past, right? Like just for an example, like there have been multiple such cases, and like अगर आप देखेंगे तो I think अगर auditor report फाइल नहीं हुई तो it is one of a very risky points. Then अगर आप simply charts पे आके देखेंगे तो it will give you a better idea, is that कि again as a retail investor who knows now about stage analysis, तो 30 वीकली EMA कहाँ ब्रेक हुई, यहाँ पे ब्रेक हुई और फिर वहाँ पे ब्रेक हुई, and now what has happened since then, it is close to 270-260 rupees. Just imagine had you known this small thing. Again, as a standard disclaimer, I never owned this stock. This is just a case study. और भी क्या रीजंस फॉर सेलिंग होते हैं, और एक सिंपल रीजंस फॉर सेलिंग क्या होते हैं, इट इज़ नोन एज अ फैक्ट कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज के अंदर इवेंट कुछ हो जाता है, जैसे कोई एडवर्स इवेंट आ जाता है। जैसे डेल्टा कॉप की एग्जांपल लेते हैं,
तो डेल्टा कॉर्प हैड अ फ्री फॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फ्रॉम हियर इट हैड अ फ्री फॉल. Why did it have a free fall on very high volumes? Was because GST का एक एडवर्स केस आ गया पूरी कसिनो इंडस्ट्री के ऊपर. ऐसे ही पहले हुआ था एक नोएडा टोल ब्रिज करके एक कंपनी है, अच्छा अभी भी है राइट, इन पे भी हुआ था. अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो देयर वाज अ फ्री फॉल विच हैपेंड राइट 2016 टू 2016 के अंदर. वाई डिड इट हैपन? बिकॉज ये नोएडा का जो टोल ब्रिज है ये कंपनी मैनेज करती थी और टोल कमाती थी. फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भैया बड़ा ट्रैफिक लग रहा है तो इस टोल को ही हटा दो परमानेंटली. So these type of events also happen. So this is why you must diversify independently. So again idea is कि जब भी कोई event ऐसा हो जाए जहाँ पे there's a genuine fundamental negative news, that is also one of the reasons that one can sell a particular stock. और reasons for selling क्या होते हैं? Risk management selling. That you have a portfolio and market structure starts looking elevated. Right? तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं like हम लोग काम करते हैं चार्टिंग खोलते हैं एंड चार्टिंग पे हमने सबके लिए एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है एसओआईसी स्टूडेंट्स के लिए. जिसको भी डैशबोर्ड यूज़ करना है वो डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हैं जस्ट ओवर हियर राइट. तो जस्ट इट गिव्स यू अ फ्लेवर ऑफ द ब्रेथ ऑफ द मार्केट. जैसे आज 20 वीकली EMA परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 20 वीकली EMA और 78% परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव like 200 EMA is 82%. So between 80 to 90% it's a very risky factor, right? Whenever it falls till 10 to 12, like 15 to 20% कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है राइट. टू लाइक दिस इज ऑन डेली चार्ट. सो इट मीन्स कि वहाँ पे स्टॉक्स का क्या हो गया? बॉटम हो गया. एंड वेन एवर इट गोज टू दीज लेवल वहाँ पे क्या होता है? स्टॉक्स का पीक हो गया. तो ये आप इंडिकेटर आप ये यूज कर सकते हैं. इट्स अ फ्री टू यूज डैशबोर्ड विच वी हैव पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. This also causes one of the reasons why like some of these one of the reasons why market structure starts looking expensive. Similarly ट्रेंड लाइन पे आके आप क्या देख सकते हैं? अब निफ्टी 50 की पी रेशियो देख सकते हैं. एंड निफ्टी 50 की पी रेशियो जो लंबे समय में होती है वो 20 to 22 टाइम्स की एवरेज है. अबव 22 टाइम्स महंगी है, अबव 24 टाइम्स सुप्रीमली एक्सपेंसिव है, बिलो 20 टाइम्स सस्ती मानी जाती है. आज निफ्टी 50 की पी रेशियो 23.2 टाइम्स है. आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर में मिसिंग लग रहा है बिकॉज 23 to 24 टाइम्स की पी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसिव. इट डजंट मीन इट कांट गो मोर एक्सपेंसिव बट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? आज एक्सपेंसिव मार्केट स्ट्रक्चर है राइट. So again, you have to tighten your all selling criteria and selling strategies. This is what the meaning is, right? So similarly, this is one of the reasons for selling. एक और reason for selling क्या है? Now this is a tool that we have made independently, which is known as SOIC long-term indicator tool. Now this is also one of the ways that selling is done. तो अगर आप मंथली चार्ट्स पे आगे देखते हैं जैसे इस बिजनेस पे हम लगाते हैं SOIC LTI टूल. तो दिस इज व्हाट वी टीच इन द कोर्स इटसेल्फ राइट. कि अगर आपको ये टूल सीखना है तो आप ये कैसे सीख सकते हैं. आइडिया क्या है इस टूल का? इट विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर सेलिंग स्ट्रेटजीज. जैसे मंथली चार्ट्स पे आगे देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर बिजनेस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकर हो गई, ADX वीकर हो गया, कंपनी का RSI वीकर हो गया एंड देन द डॉट्स टर्न इनटू रेड राइट. इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कंपनी एग्जाम्पल इट इज इट कैन बी यूज्ड वाइडली अक्रॉस. सिमिलरली जैसे यहाँ लाइक एग्जाम्पल ऑफ लॉरस है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक इट गॉट ट्रिगर्ड राइट. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द टूल्स दैट वी यूज. यू कैन बिल्ड दिस टूल इंडिपेंडेंटली ऑल्सो बट फॉर दिस यू नीड टू लर्न हाउ टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि इसके पीछे हमने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं दैट वी टीच इन SOIC मेंबरशिप. But this is also one of the selling strategies that I personally use. Again, we are not saying कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, but this is one of the selling strategies that I use. But I've taught you 30 weekly EMA, and 30 weekly EMA it will also give you a lot of early exit signals on weekly charts. आपको रिवर्स DCF भी सिखाया, बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो भी सिखाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड सेलिंग भी की बात करी हमने, देन हमने साइजिंग बेस्ड सेलिंग की भी बात करी, रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड सेलिंग की भी बात करी. वी ऑल्सो डिस्कस मार्केट स्ट्रक्चर बीइंग एक्सपेंसिव और चीप. Those are all the selling strategies that we discuss. एक मार्केट स्ट्रक्चर बीइंग एक्सपेंसिव और चीप पे हम और बात कर लेते हैं. दैट इज अगर आज हम BSE स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं जस्ट ओवर एयर एंड BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर अगर हम वीकली चार्ट्स पे 30 वीकली EMA लगा दें, now this will give you a wonderful sign. जैसे अभी SOIC LTI is positive, right? There's no negativity. Now let me just remove this. Let me just remove the channel also. Just over here. कि 30 वीकली EMA आज BSE स्मॉल कैप इंडेक्स पे पॉजिटिव है एंड इट इज फॉर्मिंग हायर हाइज.
तो माने अभी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इट सेल्फ इट इज फॉर्मिंग हायर हाइज, तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर टेक्निकली फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स इज वेरी बुलिश राइट नाउ, इवन दो वैल्यूएशंस धीरे धीरे एक्सपेंसिव हो रही है. आज हम BSE स्मॉल कैप का एक काम करते हैं, पी मल्टीपल देख लेते हैं. तो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो लेट मी जस्ट चेक द पी मल्टीपल ऑन ट्रेंड लाइन विद यू. तो पी मल्टीपल आई थिंक ट्रेंड लाइन पे शायद से आ नहीं रहा, तो लेट मी जस्ट चेक इट इंडिपेंडेंटली. BSE स्मॉल कैप पी रेशियो राइट, एंड आज हम BSE स्मॉल कैप का पी रेशियो देखते हैं तो 35 टाइम्स के आसपास चल रहा है. एंड लंबे समय में एक टाइम पे तो ये 54-55 टाइम्स के आसपास भी गया था 2021 में. आई थिंक उससे पहले का डेटा शायद से स्क्रीन पे नहीं है, 35-40 टाइम्स भी गया हुआ है. बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट ऑन द लोअर एंड ऑफ द एवरेज, बट स्टिल टेक्निकली स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी साउंड. तो इफ समवन इज होल्डिंग स्मॉल कैप्स, दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज दैट यू कैन डू. अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में आपके बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अगर 30 वीकली EMA स्मॉल कैप इंडेक्स इटसेल्फ पे जो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स है उस पर बहुत स्ट्रांगली टूटती है तो दैट विल बी अ साइन कि हो सकता है स्मॉल कैप्स का पीक हो गया. एंड इफ यू आर होल्डिंग समथिंग दैट इज हाईली वैल्यूड दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रिस्की पॉइंटर. जैसे 2020 के बाद जो बुल मार्केट थी वो यहाँ पे एंड हुई, एंड देन जून 22 से अगेन मार्च 23 से अगेन एक बुल मार्केट स्टार्ट हुई. एंड अगेन द बुल मार्केट इज करेंटली कंटिन्यूइंग राइट नाउ. लास्ट बुल मार्केट लास्टेड फ्रॉम June 20 till Jan 22. That is almost a period of 18 months. Current bull market has lasted from April 23 to almost June 24. So again almost a period of 14 months. Right? इससे पहले अगर हम चेक करेंगे तो और क्या क्या बुल मार्केट थी. 16th April की बुल मार्केट lasted till 2018th May. So again a period of almost 20 to 22 months. Then again a drawdown started. इस बुल मार्केट की बात करते हैं तो लास्टेड फ्रॉम 13th October 2013 टिल अ टाइम पीरियड ऑफ अगर हम फर्स्ट यहाँ देखते हैं यहाँ टूटी टिल August 2015, तो ऑलमोस्ट अगेन अ पीरियड ऑफ 20 to 21 मंथ्स. सिमिलर केस स्टडी यहाँ वाली जो बुल मार्केट थी जो मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट थी लास्टेड फ्रॉम 2006 August to 2008 February, again a period of 18 to 20 months, right? Similarly, ये वाली bull market lasted from 2009 April till a time period of 2011 January, again a period of 18 to 20 months. So generally, small cap bull markets have been lasting in the past anywhere between 18 to 22 months. And how much time are we into the bull market? आज हम 2023 अप्रैल में ये स्टार्ट हुई थी, तो 1 year has gone by and आज हम जुलाई के मंथ में चल रहे हैं, तो it has almost been 15 months this bull market has already lasted for, right? So maybe looking at the past, maybe another 4 to 6 months this small cap bull market can last for. But again, idea to identify is that 30 weekly EMA breaking on an index itself could be a very interesting trigger for you to make a call, right? So hopefully now you understand what are multiple ways to exit a stock. जो SOIC students देख रहे हैं, आप SOIC LTI tool भी use कर सकते हैं monthly charts पे on small cap index, and whenever you see a red dot turning, that means that that particular index का bull market has sort of collapsed. आप weekly charts में भी इसको club कर सकते हैं, right? So hopefully this session was useful for you, and hopefully you learned a lot of new things in after this session, and hopefully you will apply them in your own investing journey, because purpose क्या था कि आपको independent frameworks दिखाने जो आप खुद अपनी journey में use कर पाएंगे. Thank you so much for watching this video. Now let's go to the book giveaway contest and finally towards the conclusion part of the video. So before we go to the conclusion, let's participate in the book giveaway competition. तो book giveaway competition का क्या question है कि इस पूरी वीडियो में मैंने हावर्ड मार्क्स की इस पर्टिकुलर बुक में से कौन सी कोटेशन यूज करी थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए. And if you are able to spot it rightly, then there are 5 books which will be given away for mastering the market cycle, and this is one of the best books to understand that how markets move in cycles. So conclusion में हम ये बात कर सकते हैं कि हमने क्या क्या सीखा. हमने ये सीखा कि बुल मार्केट्स में भी एग्जिट स्ट्रैटेजी की क्यों नीड है, चाहे बुल मार्केट्स 1 या 2 साल बाद भी पीक आउट करे. एटलीस्ट अ रिटेल इन्वेस्टर विल अंडरस्टैंड कि वाई एग्जिट्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज पास्ट में हमने देखा है देयर हैव बीन बिजनेसेस लाइक HEG, रेन इंडस्ट्रीज एंड सो मेनी अदर्स व्हेन द स्टॉक पीक्ड आउट, तो इट टुक ऑलमोस्ट 4-5 years फॉर द प्रीवियस पीक टू कम बिकॉज पीपल स्टॉप रिस्पेक्टिंग वैल्यूएशंस. फिर हमने देखा स्टेज एनालिसिस क्या होता है.
हमने ये देखा कि फंडामेंटल बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, हमने ये देखा कि टेक्निकल बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, फिर हमने ये भी सीखा कि व्हाट आर अदर मल्टीपल रीजंस व्हाई इन्वेस्टर्स मेक एन एग्जिट, एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एटलीस्ट यू हैव अ रफ आइडिया कि आपके पास एक अपना एग्जिट फ्रेमवर्क होएगा. If you have an exit framework in mind after watching this video, do drop a hell yes in the comment section below. And if you loved this video, make sure that you have subscribed to this channel. With this, I'll see you in the next video. And congratulations to each and every one of us जिन्होंने इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की जर्नी देखी एंड जिन्होंने देखा कि इंडिया आफ्टर नियरली हाइट्स ऑफ 16 to 17 years T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता. Thank you so much for watching the video. Hope to see you in the next one. जय हिंद.